हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए फिर से जूलॉजी का अगला यूनिट लेकर के आया हूं, जो कि है परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके 25 क्वेश्चन का शानदार टेस्ट आपके लिए फिर से। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि हम डेली एक एक यूनिट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पहले केमिस्ट्री, फिर इसके बाद बॉटनी, फिर जूलॉजी। डेली एक एक यूनिट आपके जो टेस्ट के हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन जो है वो किस लेसन के है। ठीक है ना? नहीं तो पता चला हम क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं किस यूनिट का, आप ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहा, तो फिर इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके पढ़ने का। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमको कराए जा रहे हैं वो किस यूनिट के हैं। याद रखिएगा, हर एक यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एमसीसी क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए ये एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है और ये लास्ट तक चलती रहेगी। ठीक, बस बच्चों से एक ही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके सर भी आगे जा सके। ठीक, आपसे यही आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएनएसटी बीएससी नर्सिंग में जूलॉजी का परिसंचरण तंत्र वाला अध्याय, वन शॉट संपूर्ण रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है, देखिएगा। सारे क्वेश्चन बेटा यहां पर ऐसे होंगे, याद रखिएगा, यहां सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे, पहले आ चुके हैं और दोबारा भी इनके आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया गया है बाइकस्पिड वाल्व अर्थात मिट्रल वाल्व स्तनधारियों के हृदय में कहां स्थित होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व जो है, जिसको अपन लोग मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये स्तनधारियों के हृदय में कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है, स्तनधारियों के हृदय में ये कहां पर पाए जाते हैं? क्या वो बाएं आलिंद और निलय के मध्य पाए जाते हैं? क्या वो पश्च महाशिरा केवल तथा दाहिने महाशिरा के मध्य पाए जाते हैं? क्या दाहिने आलिंद एवं बाएं आलिंद के मध्य पाए जाते हैं? या दाएं निलय एवं पल्मोनरी एओर्टा के मध्य पाए जाते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत सरल क्वेश्चन है, पहले भी पेपर में आ चुका है, दोबारा भी आने की उम्मीद है। याद रखिएगा, आंसर आपने चुन लिया होगा, बाएं आलिंद और निलय के मध्य ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। हृदय गति खालिस्तान के द्वारा शुरू होती है। बहुत सरल क्वेश्चन। हृदय गति खालिस्तान के द्वारा शुरू होती है, या इसी क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। एक रोगी में कार्डियक पेसमेकर सामान्य कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, डॉक्टरों ने पाया कि इसे कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाना चाहिए। यह रोगी के किस स्थान पर लगाया जाएगा? यह रोगी के किस स्थान पर लगाया जाएगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो हृदय गति खालिस्तान के द्वारा शुरू होती है, तो हमारे पूरे शरीर मतलब हमारे पूरे हृदय में हृदय गति का जो संचार है वो किसके द्वारा होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड द्वारा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड द्वारा, सोडियम आयन द्वारा, पुरकिंचे तंतु द्वारा। ठीक, आप राइट आंसर अपना चुन लीजिए। राइट आंसर क्या होगा, चुन लीजिए। बहुत ही सरल है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सोडियम आयन, पुरकिंजे तंतु, ये दोनों ही गलत है। इन्हीं दोनों में से कोई एक है, और वो कौन है? साइनो ऑरिकुलर नोड। याद रखिएगा, साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं इसको, या साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं। ऐसे नोड नाम सुना होगा आपने परिसंचरण तंत्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, या इसी का दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देख लो। फेफड़ों से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका कौन सी है? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है या फेफड़ों से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका कौन सी है? क्या वो फुफ्फुस शिरा है? क्या वो फुफ्फुस धमनी है? क्या वो रीनल शिरा है? या हिपैटिक पोर्टल शिरा है? इन सब का अपना अपना महत्व है, याद रखिएगा। इन सब का अपना अपना महत्व, हर किसी मतलब ऑप्शन के ऊपर से प्रश्न यहां पर बना के दिया जा सकता है, जिसमें से हमने आपके लिए यह छांटा है। ठीक, तो फेफड़ों से हृदय की ओर रक्त लाने वाली वाहिका या ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो वाहिका है वो कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, रीनल शिरा, हिपैटिक पोर्टर शिरा। तो इसका राइट आंसर है बेटा फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा, जिसको हम लोग पल्मोनरी शिरा भी कहते हैं। ठीक है ना? बाकी फुफ्फुस धमनी की बात करें तो फुफ्फुस धमनी जो है ये उल्टा काम करती है। ये क्या करती है? ये हृदय से फेफड़े की ओर लेके जाती है। रीनल शिरा क्या करती है? ये हम कहेंगे वृक्क से रक्त को कहां लाती है? हृदय में लाती है। हिपैटिक पोर्टल शिरा इसका दूसरा काम है। ये क्या करती है? याद रखिएगा, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके कहां लाती है? यकृत में लाती है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, यकृत मिलाती है। तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाने का काम हम कहेंगे यहां पर फुफ्फुस सिरा करती है, इन ऑप्शन में फुफ्फुस सिरा करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रारूपिक लबडब हृदय ध्वनियां हृदय स्पंदन के दौरान किस कारण से उत्पन्न होती हैं? तो अपने को यह बताना है कि जो हृदय ध्वनियां हैं वो किस कारण से उत्पन्न होती हैं। क्या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट के बंद होने के कारण, क्या एओर्टा से रक्त के प्रवाह के कारण, क्या ट्राइकस्पिड तथा सेमी ल्यूनर कपाट के बंद होने के कारण, क्या सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने के कारण? क्या होगा राइट आंसर? लबडब हृदय ध्वनियां हृदय स्पंदन में किस कारण से उत्पन्न होती हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व तथा बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण, एओर्टा से रक्त प्रवाह के कारण, ट्राइकस्पिड वाल्व तथा सेमी ल्यूनर कपाट के बंद होने के कारण, या सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होने के कारण? क्या आंसर होगा? आंसर आपने चुन लिया होगा। मुझे मालूम है ज्यादातर बच्चों ने पहला चुना होगा, लेकिन पहला गलत है, मैं आपको बता दूं। ज्यादातर बच्चों ने पहला चुना होगा, लेकिन पहला गलत है। ठीक है ना, क्योंकि यदि आप पहला चुनते हैं तो केवल आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यदि आप पहला चुनते हैं तो केवल आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमिल्यूनर कपाट, ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सेमिल्यूनर कपाट कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, हृदय से जब रक्त निकलता है तो हृदय और धमनी के बीच, ठीक है ना, 3 जोड़ी अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं वही होते हैं सेमिल्यूनर कपाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा, याद रखिएगा। यदि आप ए चुनते हैं तो ए में केवल आपको एक ही ध्वनि सुनाई पड़ेगी, ठीक है ना, और जबकि वहां ध्वनियां कितनी है? 2। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, छोटा करना पड़ेगा इसको ताकि आपको ये पूरा दिख सके। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पर। निम्न चित्र में मानव हृदय को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपके सामने मानव हृदय है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित नामांकित रचनाओं में से कौन सी हिज बंडल को प्रदर्शित करती है? तो यहां पर हिज बंडल को कौन प्रदर्शित करता है, आपको यह बताना है। हिज बंडल को कौन प्रदर्शित करता है? क्या पहला प्रदर्शित कर रहा है, क्या दूसरा प्रदर्शित कर रहा है, क्या तीसरा प्रदर्शित कर रहा है, या चौथा? इनमें से कौन हिज बंडल को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन हिज बंडल को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको विचार करना। एनसीईआरटी के लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं हम सब, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, यहां पर कौन सा आंसर चुनना है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, सी सेकंड नंबर होगा। ठीक है, सी सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हिज बंडल होते हैं ना, ये दोनों नलियों के बीच पाए जाते हैं। इस तरीके से पेशियों का एक बंडल होता है जो एवी नोड से निकलता है, और इसी से पुरकिंजे तंतु दोनों निलयों में जाते हैं। तो इसलिए सेकंड राइट आंसर होगा। ठीक, ये तो निलय को प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है मालूम है कि नहीं? पल्मोनरी धमनी को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये भी पल्मोनरी धमनी को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अपन पल्मोनरी धमनी दो नहीं हो सकते, इसलिए ये इसको प्रदर्शित करेगा। राइट, मतलब हमारे दाहिने आलिंद को। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल में हमें मतलब है हिज बंडल से, तो हिज बंडल यहां पर होता है दोनों निलयों के बीच में, तो सेकंड नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, ये आ गया, ये लीजिए भाई, बहुत जोरदार है भाई। क्या लिखा है देखो, निम्न में से कौन सा एक सही मार्ग है जिससे हृदय में स्पंद पैदा करने वाला आवेश चलता है? ठीक है ना, कौन सा सही मार्ग है जिसमें हृदय स्पंदन पैदा करने वाला जो आवेश है वो चलता है? ठीक, तो आप चुन लीजिए। क्या ऐसे नोड पुरकिंजे तंतु हिस्बंडल एवी नोड हृदय पेशियां, क्या एवी नोड ऐसे नोड पुरकिंजे तंतु हिस्बंडल और हृदय पेशियां, क्या एवी नोड हिस्बंडल ऐसे नोड पुरकिंजे तंतु, या फिर ऐसे नोड एवी नोड हिस्बंडल पुरकिंजे तंतु और उसके बाद फिर हृदय पेशियां? क्या होगा राइट आंसर? किसी एक पे अपना जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अपने को पढ़ना, 10 से 15 सेकंड के अंदर अपने को क्या करना पड़ना, अपने को परीक्षा में 30 से 40 सेकंड मिलेगा, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है, 5 सेकंड में ऑप्शन मिलाना है, और 5वें सेकंड में, अगले 5 सेकंड में अपने को उत्तर निकाल लेना है। राइट आंसर क्या होगा, उसके लिए दिमाग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। समय समाप्त हो गया है। मैं आपको बता दूं राइट आंसर आएगा फोर्थ। पहले ऐसे नोड से संकुचन का आवेग निकलेगा जो एवी नोड में जाएगा, एवी नोड से हिस्बंडल में जाएगा, फिर पुरकिंजे तंतु में जाएगा, और जब पुरकिंजे तंतु में जाएगा तो फिर हृदय पेशियां काम करेंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से यहां पर ऐसे नोड से पुरकिंजे तंतु डायरेक्ट गलत है, ऐसे नोड से एवी नोड सही है। ठीक ना, ये एवी नोड से ऐसे नोड ये गलत दिया है, यहां पर ये गलत है। यहां एवी नोड से हिस्बंडल ये भी गलत दिया है, क्योंकि संकुचन को जो आवेग है वो तो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, तो ऐसे से पहले एवी में जाता है, तो ये भी गलत था। तो ये राइट आंसर आ जाता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, मनुष्य के हृदय की किस कक्ष की जो भित्ति है वो कैसी होती है, सबसे ज्यादा मोटी होती है। मनुष्य के हृदय की किस कक्ष की भित्ति जो है वो सर्वाधिक मोटी होती है, ये आपको बताना है। क्या दाएं आलिंद की, क्या बाएं आलिंद की, दाएं निलय की, बाएं निलय की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो कौन सी भित्ति है जो सबसे ज्यादा मोटी होती है। ठीक, दाएं आलिंद की, बाएं आलिंद की, दाएं निलय की, बाएं निलय की, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत सरल आंसर है। हृदय के उस कक्ष की भित्ति सबसे ज्यादा मोटी होगी जहां हृदय का दबाव सबसे ज्यादा होगा। ठीक, राइट आंसर चुन लिया आपने। इसका राइट आंसर है बेटा बायां निलय। यहां पर रक्त का दबाव सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसी कारण से यहां पर भित्ति सबसे ज्यादा क्या होती है, मोटी होती है। इसके और भी दूसरे कारण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ले लीजिए। मगरमच्छ, ठीक, क्या लिखा हुआ है, मगरमच्छ के हृदय में आलिंद और निलयों की संख्या क्या होती। मगरमच्छ के हृदय में आलिंद और निलय की संख्या क्या होती। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन। ठीक, सारे बच्चे जानते हैं ये आंसर। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, और जहां 4 कक्ष होते हैं वहां 2 आलिंद और 2 निलय सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने लिए, हृदय स्पंदन की गति का सामान्य से कम होना क्या कहलाता। बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए, हृदय स्पंदन की गति का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। क्या वो ब्रेडिकार्डिया है, क्या वो टैकीकार्डिया है, क्या वो हाइपरपिसीस है, या उपरोक्त सभी। क्या है सही उत्तर। हृदय स्पंदन की गति का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। क्या वो ब्रेडिकार्डिया है, क्या वो टैकीकार्डिया है, क्या वो हाइपरपिसीस है, क्या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी को देना चाहूंगा, यह है ब्रेडिकार्डिया। हृदय स्पंदन की दर यदि सामान्य से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, और यदि बढ़ जाए तो टैकीकार्डिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चों ने इसे देख लिया होगा, बहुत राइट आंसर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, मेंढक में कौन सी धमनी अनुपस्थित होती है। ठीक, 2 क्वेश्चन बने हुए हैं इसके, और दोनों क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए भी, याद रखिएगा। मेंढक में कौन सी धमनी अनुपस्थित होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। और नंबर 2, डायफ्राम को किसके द्वारा रक्त आपूर्ति होती है। डायफ्राम को किसके द्वारा रक्त की आपूर्ति होती है। समझ में आ गई बात। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि क्या वो कार्डियक धमनी है, क्या वो फ्रेनिक धमनी है, क्या वो लिंगुअल धमनी है, या फिर वो लुम्बर धमनी है। डायफ्राम को किसके द्वारा रक्त की आपूर्ति होती है, कार्डियक धमनी, फ्रेनिक धमनी, लिंगुअल धमनी, या लुम्बर धमनी, किसके द्वारा। बताइए, मेंढक में कौन सी धमनी अनुपस्थित होती है, ठीक है ना, या डायफ्राम को किसके द्वारा रक्त की आपूर्ति होती है। तो राइट आंसर है फ्रेनिक धमनी। याद रखने, डायफ्राम को किसके द्वारा रक्त की आपूर्ति होती, फ्रेनिक। मेंढक में डायफ्राम अनुपस्थित होता है तो धमनी भी नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये लीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें भी आप फंस सकते हैं। इसमें लिखा है वसाओं और कैल्शियम के जमाव के कारण धमनियों का बंद होना। ठीक है ना, रक्तवाहिनियों के अंदर यदि वसा और कैल्शियम का जमाव हो जाए तो इसके कारण से धमनियों का बंद होना क्या कहलाएगा। धमनियों का बंद होना क्या कहलाएगा, या फिर निम्न में से कौन सा एक अस्थि रोग से संबंधित नहीं है। ठीक, तो वसाओं और कैल्शियम के जमा होने के कारण धमनियों का बंद होना तो भाई एक ही चीज कहलाएगी। ठीक, क्या वो आर्टियोस्क्लेरोसिस है, क्या वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, क्या वो एम्फाइसेमा है, या फिर वो हृदय सिंड्रोम है। क्या है भाई, सोचिए। तो बहुत सरल उत्तर है ये। देखो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो नहीं हो सकता, एम्फाइसेमा भी नहीं हो सकता, हृदय सिंड्रोम नहीं हो सकता, वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। याद रखिएगा क्या होगा,
इथेरोस्क्लेरोसिस, ये राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, वसाओं और कैल्शियम के जमाव के कारण से धमनियों का बंद हो जाना, ये किसको प्रदर्शित करता है? इथेरोस्क्लेरोसिस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, धमनियों की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? बताइए कि वे ऐसी वाहिनियां होती हैं जो, धमनियों की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? कि वे ऐसी वाहिनियां होती हैं जो रक्त को एक अंतरंग से दूसरे अंतरंग में ले जाती हैं। नंबर 2, ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। नंबर 3, रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और नंबर 4, कोशिकाओं में विभक्त होकर फिर से जुड़ते हुए एक शिरा बना लेती हैं। सही आंसर क्या होगा? धमनियों की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? कि रक्त को वो एक अंतरंग अंग से दूसरे अंतरंग अंग में ले जाती हैं। नंबर 2, ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। नंबर 3, रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। सही आंसर क्या होगा? वो आंसर आपने चुन लिया होगा। राइट आंसर ये है कि वो रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की सही परिभाषा ये है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हृदय से विभिन्न अंगों की ओर रक्त को ले जाएं वो कहलाती हैं धमनियां। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है? इसमें भी कई बच्चों का गलत होने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी अच्छे से नहीं है। किस सिरा में यूरिया की मात्रा न्यूनतम होती है? अपने को यह बताना है किस सिरा में यूरिया की मात्रा जो है वो न्यूनतम होती है। क्या वो पल्मोनरी शिरा है, क्या वो हिपैटिक पोर्टल शिरा है, क्या वो हिपैटिक शिरा है, या फिर वो रीनल शिरा है? किसमें यूरिया की मात्रा न्यूनतम होती है? यूरिया आप जानते हैं कैसे बनती है? हमारे शरीर में जो प्रोटीन युक्त पदार्थ जाते हैं, जब प्रोटीन युक्त पदार्थों का विखंडन होता है तो इन प्रोटीन युक्त पदार्थों के विखंडन से हमारे शरीर में यूरिया बनती है। ठीक है ना, NH2CO NH2 यूरिया बनती है। तो ये जो यूरिया है इसकी मात्रा न्यूनतम कहां होती है? तो मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं, आपने उत्तर चुन लिया होगा। राइट आंसर है रीनल शिरा। रीनल शिरा जो कहां से बाहर निकलती है? वृक्क अर्थात किडनी से बाहर निकलती है। रीनल धमनी जो वृक्क के अंदर जाती है उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद वहां से यूरिया छन जाती है ना किडनी में, और उसके बाद जो वहां से बाहर निकलती वो रीनल शिरा होती है। तो इसमें यूरिया की मात्रा कैसी होती है? न्यूनतम, सबसे कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, ये आ रहा है, क्या लिखा हुआ देखिए, रुधिर की हानि के कारण रक्तदाब में गिरावट जल्दी ही ठीक कर ली जाती है। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है कि रुधिर की हानि के कारण रक्तदाब में गिरावट जल्दी ही ठीक हो जाती है। जब कभी किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी आ जाए, ठीक ना, तो उस रक्त की कमी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? क्या रुधिर वाहिनियां चौड़ी हो जाती हैं इसके कारण से? क्या रुधिर केशिकाएं संख्या में कम हो जाती हैं? क्या हृदय की धड़कन बढ़ जाती है या हृदय की धड़कन कम हो जाती है? क्या उत्तर होगा? जल्दी चूज कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी चूज कीजिए। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक, तो इसका सही आंसर है बेटा, याद रखिएगा, पहले तो ये सोचिए रक्त वाहिनियां चौड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा? तो रक्तदाब और घट जाएगा, ये तो गलत। रुधिर कोशिकाएं संख्या में कम हो जाएंगी, बिल्कुल गलत। रुधिर कोशिकाएं जो हैं, देखो रक्त की हानि के कारण रक्तदाब में गिरावट जल्दी ही ठीक हो जाती है। तो रक्तदाब में गिरावट जल्दी ठीक हो जाती है तो क्या रुधिर कोशिकाओं के कम होने के कारण से होगी? गलत। हृदय धड़कन बढ़ जाती है, ये राइट है, हृदय धड़कन कम हो जाती है, गलत है। ठीक, यदि आपके रक्त में कमी आ गई है तो आपके हृदय की धड़कन जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी तेजी से चलेंगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, रक्त की कमी के कारण प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, तब जाकर के इसको मेंटेन किया जाएगा, नहीं तो व्यक्ति को अटैक आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, रक्त की कमी के कारण से व्यक्ति को अटैक भी आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसको क्या हो जाएगा मालूम है ना? उसको क्या हो जाएगा? उसको लो बीपी की शिकायत हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको अपन कहते हैं क्या? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कार्डियक चक्र के दौरान निम्न में से कौन सा कथन सही है? लीजिए भाई, कार्डियक चक्र आपने पढ़ा होगा, कार्डियक चक्र के दौरान कौन सा कथन सही है? दाएं और बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा समान होती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे।
दाएं और बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा समान होती है। नंबर 2, दाएं तथा बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा कैसी होती है? भिन्न होती है। नंबर 3, प्रत्येक एट्रियल द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा कैसी होती है? भिन्न होती है। और नंबर 4, एओर्टा और पल्मोनरी धमनी द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा कैसी होती है? भिन्न होती है। क्या उत्तर चुनेंगे आप? कार्डियक चक्र के दौरान कौन सा कथन सही है? क्या दाएं और बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा समान होती है? क्या दाएं और बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा भिन्न होती है? क्या प्रत्येक एट्रियम द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा भिन्न होती है? एओर्टा और पल्मोनरी धमनी द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा भिन्न होती है। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, दाएं और बाएं वेंट्रिकल अर्थात निलय द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा समान होती है। रक्त में समान आयतन में रुधिर आता है, सॉरी, हृदय में समान आयतन में रुधिर आता है और समान आयतन में जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहां पर ये जो भिन्न शब्द है, ये जो भिन्न शब्द है, ये जो भिन्न शब्द है, ये बात को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या लिखा है। निम्न में से पदार्थों के युग्म का चयन कीजिए जो रक्त के स्कंदन के लिए, याद रखिएगा, रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो इन पदार्थों में से रक्त के स्कंदन के लिए मतलब रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा जो कथन है वो सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमें चुनना होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या लिखा है। हिपेरिन और कैल्शियम आयन। नंबर 2, कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स फैक्टर्स, ऑक्सिलेट्स और सिट्रेट्स, प्लेटलेट्स फैक्टर और हिपेरिन। ठीक, राइट आंसर का चयन कीजिए। रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक क्या है? क्या हिपेरिन और कैल्शियम आयन, क्या कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स फैक्टर, क्या ऑक्सिलेट्स और सिट्रेट्स, क्या प्लेटलेट्स और हिपेरिन? तो मैं बता दूं ये तो गलत है ना, ठीक है ना, एक तो गलत हो गया। राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, क्या है? ठीक, राइट आंसर है कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स फैक्टर। यहां पर हिपेरिन जो है ये गलत है क्योंकि ये प्रतिरक्त स्कंदक पदार्थ है। हिपेरिन गलत है क्योंकि प्रतिरक्त स्कंदक पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त स्कंदन वाला कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स फैक्टर्स। ठीक है, चलिए सब चीज अच्छे से बताई गई है आपको। ठीक, जिन बच्चों ने अभी भी एमसीसी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, मैं उन बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यदि अपने नंबर वो गिराना नहीं चाहते हैं, तो अभी भी एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए। मई के मंथ में लाजवाब कोर्स जो है वो शुरू होने वाला, जिसमें A to Z पूरे विषयों का आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। अभी भी समय है, जुड़ जाइए, नहीं तो बाद में पछताने को रह जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला बैच, हमारा न्यू बैच जो है वो जुलाई से शुरू होने वाला है, तो उस बैच में आप जरूर ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये लिखा प्रदाह। प्रदाह विभिन्न अभिक्रियाओं में सम्मिलित कोशिकाएं कौन सी? मतलब प्रदाह मतलब समझते हो ना, एलर्जी। प्रदाह मतलब क्या होता है? एलर्जी। तो इस क्रिया में या इस क्रिया के लिए कौन सी कोशिकाएं, इस क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? क्या वो बेसोफिल्स है, क्या वो न्यूट्रोफिल्स है, क्या वो इओसिनोफिल्स है, वो लिम्फोसाइड है? ये भी देख लीजिए, एनसीईआरटी से लिया गया बहुत लाजवाब क्वेश्चन। एनसीईआरटी से लिया गया लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। क्या वो बेसोफिल्स हैं, क्या वो न्यूट्रोफिल्स हैं, क्या वो इओसिनोफिल्स हैं, या फिर वो लिम्फोसाइट्स हैं? बताइए वो क्या है? सोचिए वो क्या है? ठीक, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, क्या है वो? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, बेसोफिल्स। इसका राइट आंसर है बेसोफिल्स, क्योंकि बेसोफिल से ही हिस्टामिन जैसे पदार्थ, हेपेरिन, हिस्टामिन जैसे जो पदार्थ होते हैं वो स्रावित होते हैं। अब आप कहते होंगे सर मास्ट कोशिकाओं से भी होते हैं, हाँ उनसे भी होते हैं, लेकिन इनसे भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखो, ये लीजिए, ये आ गया क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। भारीपन के साथ गंभीर सीने में दर्द, ठीक, जो आराम करने में समाप्त हो जाता है, संकेत करता है। भारीपन के साथ सीने में दर्द जो है वो आराम करने पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वो किसको प्रदर्शित करता है? क्या वो एंजाइना पेक्टोरिस को प्रदर्शित करता है? क्या वो इथेरो स्क्लेरोसिस को प्रदर्शित करता है? क्या वो आर्टीरियो स्क्लेरोसिस को प्रदर्शित करता है? या हाइपर थायरोडिज्म को प्रदर्शित करता है? ठीक, भारीपन के साथ गंभीर सीने में दर्द किसको प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है
मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो इथेरोस्क्लेरोसिस को भी बोलती हैं और एंजाइना पेक्टोरिस, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक, इसका राइट आंसर जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस। देखो, गंभीर मतलब सीने में जो तीव्र दर्द होता है, सीने में जो तीव्र दर्द होता है वो एंजाइना के कारण से होता है। ठीक, लेकिन भारीपन के साथ यहां पर लिखा हुआ सीने में दर्द, जो आराम करने पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम इसको इसी के अंतर्गत लेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर लेंगे, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, सीने में यदि तीव्र दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको एंजाइनल पेन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हार्ट अटैक को संकेत करता है बेटा, याद रखिएगा। प्रति मिनट हृदय की धड़कन अधिकतम किस में होती है, लीजिए, प्रति मिनट हृदय की धड़कन अधिकतम किस में होती है? क्या हाथी में होती है, व्हेल में होती है, मनुष्य में होती है, चूहे में होती है? एक मिनट में सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किसकी होती है, बताइए? क्या हाथी में होती है बेटा, व्हेल में होती है, मनुष्य में होती है, चूहे में होती है? बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर बहुत सरल है ये। ठीक है, बहुत सरल है। क्या हाथी में, क्या व्हेल में, क्या मनुष्य में, क्या चूहे में? किस में ऐसा हो सकता है? दिमाग लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक, वो है, दिल थाम के बैठिए, चूहे में। हृदय धड़कन प्रति मिनट सबसे ज्यादा चूहे में होती है। चूहे में 200 से 300 हृदय धड़कनें होती हैं प्रति मिनट, याद रखिएगा। ठीक, इसकी तुलना में मनुष्य की बात की जाए तो 72 से 80, हाथी में की जाए तो हाथी में लगभग 25 से 29, और यदि व्हेल की बात की जाए तो 7 से 10। ठीक, तो यहां दो प्रश्न बन सकते थे कि प्रति मिनट हृदय धड़कनों की अधिक मतलब न्यूनतम संख्या किसकी, तो कहते व्हेल में। ठीक, और सबसे ज्यादा तो चूहे में। ठीक है, याद रखिएगा, चूहे में सबसे ज्यादा 200 से 300 है ना। 200 हमारी बुक कहती है, लेकिन 200 से 300 इसका राइट आंसर। जैसे 72 से 80 हमारा है, ठीक है ना, इसका 25 से 29 है, उसका 7 से 10 है। तो एक और मतलब एवरेज औसत संख्या अपन लेते हैं, तो यहां पर चूहे में 200 आएगा, मनुष्य में 72, उसमें 25, उसमें 7। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये लीजिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए तो फिर क्या कर सकता है कोई, देखिएगा क्या लिखा है। निम्न में से किसका सिकुड़ना, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सिकुड़ना किसको प्रदर्शित करता है, सिस्टोल को प्रदर्शित करता है। किसका सिकुड़ना सिस्टोल को प्रदर्शित करता है? क्या वो ऐसे नोड है, क्या वो एवी नोड है, क्या वो महाधमनी है, या फिर वो आलिंद या निलय? किसका सिकुड़ना सिस्टोल को प्रदर्शित करता है? बहुत सरल आंसर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इसमें। इसका राइट आंसर है आलिंद और निलय। आलिंद और निलय का जो सिकुड़ना है बेटा, याद रखिएगा, वो किसको प्रदर्शित करता है, सिस्टोल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इन्हीं का फैलना डायस्टोल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिस्टोल मतलब संकुचन और डायस्टोल मतलब क्या होता है, शिथिलन। चलिए ये देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया है। ये अकेला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को प्रदर्शित करता है, नीट 2019, नीट 2019, ये हमारे पेपर में भी आ सकता है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा है, पी तरंग, फिर क्या लिखा, क्यू आर एस सम्मिश्र, फिर क्या लिखा, टी तरंग। ठीक, तो अब देखिए इसका चुनाव कैसे होगा भाई, इसके ऑप्शन कहां है? ओहो, इसके ऑप्शन तो लिए ही नहीं गए, रियली सॉरी, इसके ऑप्शन जो है वो चुने नहीं गए हैं। ठीक, मतलब हम निकालना भूल गए। तो इसका राइट आंसर पहले आप मिला लीजिए, क्या हो सकता है, राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? अपना अपना आंसर आप बना के रख लीजिए, सही होगा तो सही, अदरवाइज गलत। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट इसके ऑप्शन शायद हम नहीं ले पाए आपके लिए। चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहां पर ए को मिलाते हैं, सबसे पहले हम मिला लेते हैं किसको, ए को, ए। ठीक है ना, ए क्या होगा, पी तरंग किसको प्रदर्शित करती है, आलिंद के विध्रुवण को प्रदर्शित करती है। ठीक, इसलिए इसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा, ए का आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, फिर आते हैं बी में,
फिर आते हैं बी में, क्यूआरएस तरंग, ये किसको प्रदर्शित करती है? निलय के विध्रुवण को प्रदर्शित करती है। तो क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आ जाता है टी तरंग। जो टी तरंग है ये किसको प्रदर्शित करती है? तो हम कहेंगे ये प्रदर्शित करती है निलय के विध्रुवण को, याद रखिएगा। तो सी का आ जाएगा कौन सा? सेकंड। और टी तरंग के आकार में कमी, तो ये प्रदर्शित करती है किसको? तो हम कहेंगे फिफ्थ को। इस प्रकार से ये ऑप्शन चुने जा सकते हैं। पी तरंग आलिंदों के विध्रुवण को प्रदर्शित करती है, क्यूआरएस जो होता है निलय के विध्रुवण को, टी तरंग जो होती है ये निलयों के पुनः विध्रुवण को, और टी तरंग के आकार में कमी आलिंद के पुनः विध्रुवण को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऐसा बनाया होगा, जिन्होंने ऐसा चुना होगा, उनका सही आएगा और बाकियों का गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये अकेला क्वेश्चन हमारे लिए 5 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, अभी देख लो। क्वेश्चन की क्वालिटी देख लो आप खाली, है ना। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे भी खतरनाक क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए तैयारी लोकल नहीं होनी चाहिए। ये तो 2014 एआईपीएमटी का है, ठीक है, अभी चल रहा है 2023। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर लोकल नहीं आएगा बेटा। यदि आप सोच रहे होगे कि हम किसी गाइड से पढ़ के, ठीक है ना, और उसके बाद पेपर निकाल लेंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। जो बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ रहा होगा, जो बच्चा किसी टीचर, ऐसे टीचर के पास पढ़ रहा होगा जो एनसीईआरटी से हम कहेंगे क्वेश्चन निकाल करके, क्वेश्चन बना करके आपको पढ़ा रहा, तो ये मान के चलिए कि फिर निकल जाएगा। नहीं तो जुड़ जाइए एमसीसी क्लासेस से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र संकेत हृदय की क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के जो संकेत हैं हृदय की क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? चलिए देखते हैं। क्या वो हृदय दर को कम परंतु हृदय निर्गत, हृदय दर कम परंतु हृदय निर्गत अधिक होना चाहिए यहां पर, क्योंकि परंतु लगा है तो इसलिए एक सा तो नहीं हो सकता, तो यहां पर आएगा अधिक, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। हृदय दर कम परंतु हृदय निर्गत अधिक हो जाता है। हृदय दर और हृदय निर्गत दोनों कम हो जाते हैं। हृदय दर में वृद्धि और परंतु हृदय निर्गत अप्रभावित रहता है। हृदय दर और हृदय निर्गत दोनों में वृद्धि होती है। तो ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। ये कब काम करता है? जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण हमारी उत्तेजनाएं बढ़ जाती है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, रक्तदाब बढ़ जाता है, श्वास दर बढ़ जाती है, फेफड़े तेजी से फूलने से सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है ना, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, पसीना आने लगता है, रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, गला सूखने लगता है, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती हैं, जिनको रिपीट करने का, जिनको वापस करने का काम हम कहेंगे कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब हृदय की धड़कन को बढ़ाएगा, हृदय निर्गत को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो फिर परानुकंपी क्या करेगा? हृदय दर और हृदय निर्गत इन दोनों को क्या करेगा बेटा? कम करेगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर बी आएगा इसका, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है कि भाई हृदय दर कम करता है परंतु हृदय निर्गत अधिक, दोनों कम नहीं हो सकते क्योंकि परंतु लगा है, तो अधिक, अधिक तो नहीं करता ये, ठीक है ना। फिर दोनों को कम करता, सही। हृदय दर में वृद्धि, ये गलत बोल रहा है। हृदय निर्गत अप्रभावित, ये भी गलत बोल रहा है। हृदय दर और हृदय निर्गत दोनों में वृद्धि, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा। इस तरीके से हम उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये देखिएगा, ये भी नीट 2019 में आया हुआ है, ठीक। क्या लिखा है? एक व्यक्ति का हद विकास 5 लीटर का है। एक व्यक्ति का हद विकास 5 लीटर का है। अनुशिथिलन के अंत में निलय में रुधिर आयतन कितना है? 100 ml। निलय में रुधिर आयतन कितना है? 100 ml। एवं निलय प्रकुंचन के अंत में 50 ml। तब उसकी हृदय दर क्या होगी? प्रश्न क्या कहता है, अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का हद विकास 5 लीटर है, अनुशिथिलन के अंत में निलयों में रुधिर आयतन कितना है? 100 ml है। रुधिर आयतन कितना है? 100 ml। एवं निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, ठीक। तो उसकी हृदय दर क्या है? क्या 125 स्पंदन प्रति मिनट, मतलब एक धड़कन में 125 ml पंप करता है, 50 स्पंदन प्रति मिनट, ठीक, 75 स्पंदन प्रति मिनट, या फिर 100 स्पंदन प्रति मिनट?
ठीक, अब हमें उत्तर चुनना होगा। तो याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे हृदय में जो निलय का क्या होगा आयतन, जो निलय का आयतन होगा, है ना, रुधिर में जितना, मतलब सॉरी, निलय में जितना रुधिर आकर के भरेगा, रुधिर में निलय में जितना रुधिर आकर के भरेगा, सॉरी क्लियर कर देता हूं मैं एक बार फिर से, हमारे हृदय के निलय में रुधिर का जितना आयतन आकर के भरेगा, उसी हिसाब से हम क्या निकालेंगे, उस हृदय की दर निकालेंगे। 100 ml आयतन है तो प्रति मिनट हृदय दर कितनी होगी, 100 ही होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, अनुशीतलन के दौरान निलय में जितना रुधिर आकर के भरेगा उसी हिसाब से उसका आयतन, है ना, और उसकी दर जो है वो निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। ये लीजिए एक और शानदार क्वेश्चन, सही जोड़ी से रिलेटेड, बहुत बड़ा है। चलिए पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमें 5 क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो देख लीजिए, नीट 2018 में आया है। ऐसे क्वेश्चन आपको 4-5 जरूर मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन जरूर मिलना है आपको, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर देख लो, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। त्रिवलनी कपाट कहां पाए जाते हैं, ये देख लो। त्रिवलनी कपाट हमारे दाहिने आलिंद निलय में पाए जाते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड वाल हमारे दाहिने आलिंद, है ना, और दाहिने निलय के बीच में पाए जाते हैं, तो पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा चुन लो, ये आ गया पहले का तीसरा राइट आंसर। ये सब गलत हो जाते हैं, एक ही झटके में आंसर आ गया अपना, है कि नहीं। और ये नीट 2018 में आया था, बताओ, एक झटके में आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गई बात आपको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ये लीजिए एक और, ये तो वही है, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक, इस तरह बेटा क्वेश्चन की हमारी जो श्रृंखला है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन की हमारी जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप सभी को हमारे समझाने का तरीका, हमारे क्वेश्चन निकालने का तरीका, ठीक, आपकी तैयारी कराने का तरीका यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एमसीसी क्लासेस को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, याद रखिएगा। एमसीसी क्लासेस आपको सपोर्ट कर रहा है, आप एमसीसी क्लासेस का सपोर्ट कीजिएगा। और जितने बच्चे जिन्होंने अभी भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको बता दूं 1 मई से आप इसे ज्वाइन करना, मतलब 1 मई से ले लें कोर्स आप, ठीक है ना। 30 दिन के अंदर में एमसीसी क्लासेस आपकी जोरदार तैयारी करा देगा, जिसका कुल खर्च 499 रुपए है। क्वालिटी वाइज एजुकेशन आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो शुरू हो जाइए, देख रहे हैं आप बताने का तरीका हमारा कैसा है, बहुत इजी। तो जुड़ जाइए एमसीसी क्लासेस के साथ और अपनी ग्रोथ कीजिए और एग्जाम में चयनित हुई। मिलते हैं कल, ठीक, कल हम नए वीडियो के साथ जो कि केमिस्ट्री के अगले लेसन का रहेगा, याद रखिएगा। मिलते हैं कल।